हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ जय की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी होम मैनेजमेंट की, उसमें हमने समझा था कि जो गृह प्रबंध होता है हमारा, गृह प्रबंध जो होता है हमारा, जस्ट अ मिनट। लास्ट क्लास जो हमारी डिस्कस हुई थी उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो होम मैनेजमेंट होता है, गृह प्रबंध होता है, उसके कितने स्टेप होते हैं? पाँच स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, और क्रियान्वयन होता है, मूल्यांकन होता है, संगठन होता है। सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन सा होता है। तो सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन सा होता है, एक बार आप याद कर लीजिए। सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है सबसे बेस्ट मूल्यांकन। क्यों होता है सबसे बेस्ट मूल्यांकन? इसलिए होता है सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्योंकि ये निर्माण के दौरान किया जाता है। निर्माण के दौरान किया जाता है ये मूल्यांकन, इसलिए सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है। जैसे कि आपने समस्या ले ली, समस्या लेने के बाद ये किसके अकॉर्डिंग स्टेप हैं? ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग स्टेप भी पूछे जाते हैं कि प्लानिंग के कौन से स्टेप होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले क्या है, आपने समस्या ली, समस्या लेने के बाद, समस्या आपने ली, सबसे पहले क्या लिया आपने? समस्या लिया, समस्या ली, समस्या ली, समस्या लेने के बाद आपने क्या किया? विकल्पों का चुनाव किया, विकल्प लिए, विकल्पों को चुना, विकल्पों को चुना आपने। चुनने के बाद क्या किया आपने? जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट विकल्प आपने चुना। सबसे बेस्ट विकल्प लेंगे, एक विकल्प चुनेंगे। सारे विकल्पों पे आप काम नहीं करेंगे, एक विकल्प में आप काम करेंगे। तो विकल्प आपने ली, देन क्या किया? ये पहला स्टेप है, ये सेकेंड, और ये थर्ड और फोर्थ में क्या है? आपने विकल्प, सबसे बेस्ट विकल्प आपने चुन लिया। सबसे बेस्ट विकल्प ये ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग है, पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिए। ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग प्लानिंग के स्टेप हैं। कैंडल के अकॉर्डिंग, कैंडल के अकॉर्डिंग है, किसके हैं? प्लानिंग, प्लानिंग के स्टेप हैं, ये प्लानिंग के स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है? समस्या पूछा गया है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग प्लानिंग के जो स्टेप होते हैं कौन कौन से होते हैं? समस्या एक सेकंड है विकल्पों को चुनना। बहुत सारे विकल्प आपने ले लिए, बहुत सारे विकल्पों को लेने के बाद क्या किया? सबसे उपयुक्त विकल्प आपने चुना, फिर उस पर आपने काम किया। जो विकल्प आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपने काम शुरू किया, मतलब काम शुरू किया, विकल्प के अकॉर्डिंग आपने काम अपना स्टार्ट किया, काम को स्टार्ट किया, काम शुरू किया। फिर क्या हुआ? शुरू किया गया। इसी के दौरान जो आप काम शुरू कर रहे हैं, जो भी विकल्प लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इसके बीच में किया गया मूल्यांकन सबसे बेस्ट है। यानी इसको हम लोग कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। क्यों बेस्ट होता है ये निर्माणात्मक मूल्यांकन? इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि निर्माण के दौरान किया जाता है। जब ये काम करना शुरू कर देते हैं उसके बीच में मूल्यांकन आप करते हैं कि कितना समय लग रहा है, कितना मनी लग रहा है, और कैसे आपका स्टाफ काम कर रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर कोई चीज़ में सुधार करना हो तो उस पर आप सुधार इसके दौरान कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सबसे बेस्ट मूल्यांकन। अगर आप बीच बीच में मूल्यांकन करते रहेंगे तो आपको गलतियां क्या होंगी? पता चलती रहेंगी, तो उन गलतियों पे आप सुधार कर सकते हैं और आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। फोर्थ में मतलब इसके दौरान किया गया मूल्यांकन सबसे बेस्ट होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन।
याद कर लीजिए। जो लास्ट स्टेप है हमारा 5th, उसमें ये बोला गया है कि जो काम आपने जो भी विकल्प लिया है उसके अकॉर्डिंग काम किया, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा लास्ट में। चीज़ें आप याद कर लीजिए एक बार। गृह व्यवस्था के हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेरक तत्व। गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं। जो गृह व्यवस्था होती है, गृह व्यवस्था के कितने तत्व होते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ जाएगा मूल्य, सबसे पहले आपका आएगा मूल्य, फिर आ जाएगा आपका स्तर, स्तर आ जाएगा, लक्ष्य आ जाएगा, स्तर आ जाएगा और लक्ष्य आ जाएगा। मूल्य, लक्ष्य, स्तर, 3 चीज़ें होती हैं, मूल्य, स्तर और लक्ष्य। जो मूल्य होता है, जो स्तर होता है, जो लक्ष्य होता है, जो मूल्य पे ही डिपेंड करता है हमारा स्तर और हमारा लक्ष्य। एक बार पढ़ लेते हैं। गृह व्यवस्था में 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और मानक। यानी कि हम स्तर को मानक भी कहते हैं, स्तर को हम क्या कह सकते हैं? मानक भी कह सकते हैं। जो मूल्य होते हैं परिवार के सिद्धांतों, प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। यानी कि जो मूल्य होते हैं वो आपके सिद्धांतों को, जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होते हैं, मूल्य को हम लोग वैल्यू कहते हैं, जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो परिवार के सिद्धांतों, प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। लक्ष्य प्रयासों की दिशा और अपेक्षित परिणाम तय करते हैं। जो मूल्य होते हैं, जो मानक जो होते हैं, यानी कि जो स्तर होता है, उपलब्धि और कार्य की गुणवत्ता को मापने के लिए मापदंड प्रदान करते हैं। ये तीनों मिलकर निर्णय लेने, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? निर्णय लेने, योजना बनाने, संसाधनों के उपयोग और परिवार के कल्याण को प्रभावी बनाते हैं। मूल्य, हम लोग मूल्य पढ़ते हैं। वैल्यू क्या है? वैल्यू, गृह व्यवस्था में मूल्य की क्या भूमिका होती है? मूल्य वे मूल सिद्धांत होते हैं, विश्वास और आदर्श जिन्हें व्यक्ति परिवार महत्वपूर्ण मानता है। ये होते हैं, मूल्य होते हैं, तय करने में सहायता करते हैं कि क्या सही है और क्या महत्वपूर्ण होता है। जो वैल्यू होते हैं, वैल्यू ये बताते हैं आपको, आपका वैल्यू ये बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें गोल बनाने चाहिए अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि मूल्य पे ही दोनों डिपेंड है, स्टैंडर्ड और लक्ष्य। तो मूल्य ही डिपेंड करते हैं, आपका मूल्य बताएगा कि आपका स्टैंडर्ड कैसा है, कैसा आप अपना गोल बना रहे हैं। तो जो वैल्यू होता है, वैल्यू पे ही तीनों डिपेंड होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, स्वस्थ का मूल्य पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता देने के लिए करता है। जैसे कि स्वस्थ हो गया वो मूल्य है, जैसे आपका जो स्वास्थ्य है वो क्या हो गया? जो आपका स्वास्थ्य है वो वैल्यू हो गई, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैल्यू हो गई। आपका जो स्वास्थ्य है वो आपकी वैल्यू है। पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य तो आपका वैल्यू हो गया, लेकिन ये क्या होगा? पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम, जो नियमित व्यायाम आपको करना है और पौष्टिक भोजन लेना है, ये किसके लिए, कौन प्रेरित कर रहा है? तो वैल्यू आपकी प्रेरित कर रही है। यानी वैल्यू प्रेरित करता है काम को करने के लिए। मूल्य की परिभाषा क्या होती है? मूल्य कहते किसको हैं? जो मूल्य होते हैं, मूल्य वो सिद्धांत होते हैं, मूल्य वो सिद्धांत, विश्वास और आदर्श होते हैं जिन्हें व्यक्ति या परिवार जीवन में महत्वपूर्ण मानता है। ये हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि क्या सही है, उचित है, महत्वपूर्ण है, वांछनीय है,
मूल्य हमारे विचारों, निर्णयों, व्यवहार और प्राथमिकताओं को दिशा देते हैं। गृह व्यवस्था में मूल्य यह तय करने में मदद करते हैं कि परिवार समय, धन, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेगा। जैसे कि आपका मूल्य है, मूल्य ही आपको तय करेगा कि आपका जो समय है, संसाधन है, वो किस प्रकार यूज करना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए यदि परिवार, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यदि परिवार का मूल्य ईमानदारी है, यदि किसी फैमिली का मूल्य क्या है, किसी फैमिली का मूल्य है ईमानदारी, मूल्य उसकी ईमानदारी हो गई, ईमानदारी है उसकी, तो परिवार के सदस्य सच बोलने और विश्वास बनाए रखने को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। अगर किसी फैमिली का जो मूल्य है वो ईमानदारी है, तो फैमिली के जितने भी सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, वो सदस्यों में मतलब कि परिवार के सदस्य सच बोलने और विश्वास बनाए रखने को सबसे पहले क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। मूल्य के लक्षण क्या हैं? मूल्य स्थायी होते हैं। कैसे स्थायी होते हैं? मूल्य सामान्यतः स्थायी होते हैं अर्थात वे समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को स्थापित कर लेता है तो वो उसकी पहचान और निर्णय लेने की प्रक्रिया में गहराई से जुड़े रहते हैं। यानी कि जो मूल्य होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, मूल्य हमारे स्थायी होते हैं। जो मूल्य होते हैं वो गाइडेंस का काम कैसे करते हैं। मूल्य जो होते हैं, मूल्य निर्णय लेने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो मूल्य होते हैं निर्णय लेने में एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय का सामना करता है तो उसके मूल्य उसे यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यह उसके कार्यों और विचारों को दिशा देने में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि मूल्य गाइडेंस का काम करते हैं। मूल्य गाइडेंस का काम कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, तो आपका मूल्य ये बताएगा कि ये सही है या ये गलत है। जैसे आपके मूल्य होंगे, जैसी आपकी वैल्यू होगी, वैसा ही आप अपना गोल बनाएंगे और अपना स्टैंडर्ड। मूल्य का उद्भव कैसे है? मूल्यों का उद्भव व्यक्ति के परिवार, समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभव से होता है। बचपन में माता पिता और परिवार सही गलत, जिम्मेदारी, सहयोग और अनुशासन जैसे मूल्यों की नींव रखते हैं। जैसे बचपन में जो मूल्य होते हैं बच्चों के, वो क्या होते हैं, माता पिता क्या सिखाते हैं बच्चों को कि परिवार में मतलब क्या सही है क्या गलत है, जिम्मेदारी, असहयोग, अनुशासन जैसे मूल्य बचपन में बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो जो मूल्य होते हैं वो बचपन में यही होते हैं कि जिम्मेदारी करो, सहयोग करो और अनुशासन में रहो। विद्यालय में जैसे मित्र, समुदाय और मीडिया इन मूल्यों को आगे प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मूल्य बदलते जाते हैं, और जैसे जैसे आपके मूल्य बदलेंगे तो आपका स्टैंडर्ड और आपका गोल में भी मूल्य अगर आपका मूल्य बदलेगा, वैल्यू बदलेगी तो स्टैंडर्ड भी बदलेगा और लक्ष्य भी बदलेगा। याद रखिए। समय के साथ नए अनुभव, शिक्षा, जीवन की परिस्थितियां और सामाजिक परिवर्तन मूल्यों को मजबूत या संशोधित करते हैं। इसलिए मूल्य एक ओर अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, लेकिन दूसरी ओर जीवन के अनुभवों के साथ विकसित भी होते हैं। जैसे कि अभी बताया कि मूल्य स्थायी तो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं हमारे स्थायी तो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो क्या होते हैं, जो आपकी वैल्यू होगी वो स्थायी नहीं रहेगी,
वो जीवन के अनुभवों के साथ विकसित होती रहती। जैसे जैसे आपको जीवन का अनुभव मिलता जाएगा, आपकी वैल्यू बदलती जाएगी। आप अगर वैल्यू बदलेगी तो वैल्यू किसको इफेक्ट करेगी? अगर वैल्यू आपकी बदलेगी तो वैल्यू जो है स्टैंडर्ड और गोल को इफेक्ट करती है। मूल्य का वर्गीकरण लक्ष्यों को समय, क्षेत्र, प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। समय के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक होते हैं। मूल्य जो होते हैं वो अल्पकालिक और दीर्घकालिक होते हैं। क्षेत्र के आधार पर व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक लक्ष्य होते हैं। प्रकृति के आधार पर लक्ष्य जो होते हैं भौतिक और गैर भौतिकी हो सकते हैं। यह वर्गीकरण परिवार की प्राथमिकताएं तय करने और योजना को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक वैल्यू क्या होते हैं? यानी कि जो पर्सनल और सोशल वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक वैल्यू पूछा गया क्वेश्चन है। व्यक्तिगत वैल्यू से आप क्या समझते हैं? तो जो व्यक्तिगत वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत वैल्यू जैसे कि ईमानदारी हो गई, ये आपकी व्यक्तिगत वैल्यू है कि आप ईमानदारी है, आप अनुशासन है, आपके अंदर क्या संस्कार हैं ये डिपेंड करते हैं। ये क्या हैं? जैसे आपके संस्कार हो गए, आपकी ईमानदारी हो गई, आपकी ऑनेस्टी हो गई, ये क्या है? ये पर्सनल मतलब व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। अनुशासन व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निर्णय लेने में मदद करते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत वैल्यू होते हैं, जैसे आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपकी ईमानदारी हो गई, आपके अनुशासन हो गए, आपके संस्कार हो गए, ये क्या हैं? ये निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे आपके व्यक्तिगत मूल्य होंगे वैसे आप निर्णय लेंगे। जैसे आपके संस्कार कैसे हैं, संस्कार जैसे होंगे आप वैसे ही आप लक्ष्य बनाएंगे और वैसे ही स्टैंडर्ड होगा। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू क्या होता है? जो सोशल वैल्यू होता है सामाजिक मूल्य जैसे कि सहिष्णुता और न्याय सामुदायिक संबंधों में मजबूती करते हैं और समाज में समरसता का निर्माण करते हैं। नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? नैतिक मूल्य पूछे जाते हैं। नैतिक मूल्य से क्वेश्चन पूछा गया है। नैतिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य सही और गलत का बोध विकसित कराते हैं। सही और गलत का बोध कौन विकसित कराता है? तो नैतिक मूल्य कराते हैं, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं? सांस्कृतिक मूल्य परंपराओं, जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो परंपराओं हैं, रीति रिवाजों को दर्शाते हैं जो समाज में एकता और पहचान बनाए रखते हैं। जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं यानी कल्चर, परंपराओं को और आपके रीति रिवाजों को दर्शाते हैं जो समाज में एकता और पहचान बनाने में मदद करते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या होता है? सामाजिक प्रभाव ये वे मूल्य होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं जिससे समाज की समग्र समृद्धि और विकास विकसित होता है। आर्थिक और धार्मिक मूल्य क्या होते हैं? आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जो आर्थिक मूल्य होते हैं, आर्थिक मूल्य जैसे कि बचत, जैसे कि आपका बचत और मेहनत परिवार की वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आर्थिक आपने बचत की, यानी कि आपने बजट अगर आप बजट बनाते हैं हर चीज़ का तो क्या होगे? आप बचत करने में, अब बचत और मेहनत परिवार को वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक मूल्य क्या होते हैं? धार्मिक मूल्य जैसे कि श्रद्धा, भक्ति, परिवार में सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक प्रभाव, इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? जो धार्मिक मूल्य होते हैं,
जो धार्मिक मूल्य होते हैं, धार्मिक और आर्थिक मूल्य सामाजिक संबंधों को आकार देते हैं, जिससे परिवार की संरचना और कार्यविधि प्रभावित होती है। लक्ष्य का परिचय। अभी तो हम लोगों ने मूल्य पढ़ लिया। जो मूल्य में हमने क्या पढ़ा? मूल्य किस को प्रभावित करता है? जो मूल्य होता है, मूल्य जैसे अभी हमने बात की, मूल्य जो हमारा होता है वो लक्ष्य और स्तर। क्या होता है? मूल्य जो होता है, जो वैल्यू होती है हमारी, वो लक्ष्य है, और जो वैल्यू है लक्ष्य और स्तर। मूल्य से ही आप अपना लक्ष्य और स्तर तय करेंगे। यानी कि मूल्य जो होता है, मूल्य प्रभावित करता है लक्ष्य और स्तर को। ये चीज़ें आप समझिए। जस्ट अ मिनट। लक्ष्य क्या होता है? वैल्यू तो आपने बना ली। वैल्यू डिपेंड करती है आपके लक्ष्य और स्तर को प्रभावित करती है। तो जो वैल्यू तो हमने पढ़ी है, नैतिक वैल्यू क्या होती है, धार्मिक वैल्यू क्या होती है, सब वैल्यू। जो मूल्य आप समझ गए होंगे। लक्ष्य हम लोग पढ़ लेते हैं, गोल क्या होते हैं। गृह व्यवस्था में लक्ष्यों की क्या भूमिका होती है? जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य वे इच्छित परिणाम होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार योजनाबद्ध प्रयास करता है। क्या होता है? योजनाबद्ध तरीके से तैयार करता है। वे परिवार के सदस्यों के, जस्ट अ मिनट, लक्ष्य वे इच्छित परिणाम हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार योजनाबद्ध प्रयास करता है। वे परिवार के सदस्यों के प्रयासों को एक दिशा देते हैं, कार्यों में प्राथमिकता तय करते हैं और संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता करते हैं। जैसे कि स्पष्ट लक्ष्य परिवार की उत्पादकता, सहयोग, संतुष्टि और समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि जो हमारा लक्ष्य होता है, लक्ष्य जो होता है वो आखिरी बिंदु होता है। लक्ष्य क्या होता है? आखिरी बिंदु होता है। लक्ष्य की परिभाषा क्या है? लक्ष्य की परिभाषा क्या हो सकती है? लक्ष्य वह स्पष्ट और वांछनीय परिणाम है जिसे व्यक्ति या परिवार भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि लक्ष्य बोला गया है कि जो लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य होता है वो अंतिम बिंदु है। किसका अंतिम बिंदु है? अंतिम बिंदु होता है जहाँ व्यक्ति पहुँचना चाहता है। आखिरी बिंदु होता है, लक्ष्य अंतिम बिंदु होता है जहाँ व्यक्ति पहुँचना चाहता है। तो लक्ष्य ये स्पष्ट और वांछनीय परिणाम होते हैं जिसे व्यक्ति या परिवार भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य यह बताता है कि क्या हासिल करना है। यानी कि आपका गोल कैसा है, आपका गोल ही डिपेंड करेगा कि आपको क्या हासिल करना है, क्या लेना है, क्या आपका एम है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप पाना चाहते हैं। ये कौन बताएगा? ये लक्ष्य बताता है। क्या हासिल करना है, किस दिशा में प्रयास करना है, यानी कि किस दिशा में आपको प्रयास करना है। गृह व्यवस्था में जो हमारा होम मैनेजमेंट में लक्ष्य होता है वो क्या होता है? जो होम मैनेजमेंट में लक्ष्य परिवार की आवश्यकताओं और मूल्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। यानी कि जो होम मैनेजमेंट में जो हम गृह प्रबंधन में लक्ष्य पढ़ते हैं वो परिवार की आवश्यकताएं, यानी कि आपकी जो फैमिली की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकताएं मूल्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। यानी कि मूल्यों के आधार पर जो आवश्यकताएं होती है उसी के अकॉर्डिंग लक्ष्य बनाए जाते हैं।
योजना बनाने, प्राथमिकताएं तय करने, समय संसाधनों का सही उपयोग करने तथा प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। जैसे कि परिवार का लक्ष्य क्या है, 6 महीने में आपातकालीन बचत बनाना हो सकता है। लक्ष्य के लक्षण क्या होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे कि लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य क्या है, स्पष्ट होने चाहिए। आप क्या पाना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य जो होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए ताकि सबको उनकी दिशा और उद्देश्य समझ में आ सके। स्पष्टता से व्यक्ति को अपनी योजना बनाने में मदद मिलती है। अगर आपके जो लक्ष्य होंगे स्पष्ट होंगे तो जो आप प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग बनाने में क्या होगी, स्पष्टता होगी, क्योंकि आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं कि आपको क्या पाना है। उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसी के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे तब आगे की चीज़ें स्पष्ट तरीके से अच्छे से हो सकेंगी। सभी प्रयास एक दिशा में हों, यानी कि लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए ताकि सबको उनकी दिशा उद्देश्य समझ में आ सके। जो स्पष्टता से व्यक्ति को अपनी योजना बनाने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रयास एक दिशा में होने चाहिए। यानी कि अगर आपके जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट हैं तो क्या करेंगे, सभी को एक दिशा मिलेगी कि हमें इसी पे काम करना है, इसी पे फोकस करना है। जितना भी आपका स्टाफ होगा, जो भी आपके साथ काम कर रहा है, या तो गृह प्रबंध में जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, अगर उनको लक्ष्य स्पष्ट होगा तो वो अपनी जो भी काम है वो आराम से कर सकेंगे। जो प्लानिंग होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो कंट्रोलिंग होगी, जो मूल्यांकन होगा, वो ईजिली तरीके से हो सकेगा। मापन योग, लक्ष्य मापन योग पढ़ लेते हैं। जो लक्ष्य होते हैं वो मापन योग होने चाहिए। लक्ष्य को मापने योग्य होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। मापन योग्यता से व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने में मदद मिलती है। लक्ष्य का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, लक्ष्य का हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि लक्ष्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक, एक दीर्घकालिक होता है, एक मध्य दीर्घकालिक होता है। ये पार्कर के अकॉर्डिंग है। लक्ष्यों को समय और दायरे के अनुसार समझना उपयोगी होता है। यानी लक्ष्यों को समय और दायरे के अनुसार समझना उपयोगी है। अल्पकालिक जो लक्ष्य होते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य कुछ दिनों या महीनों में पूरे किए जाते हैं, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य 1 वर्ष या उससे अधिक समय ले लेते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। पारिवारिक लक्ष्य समुदाय और सुरक्षा से। आर्थिक लक्ष्य जो होते हैं बचत और निवेश से, तथा सामाजिक लक्ष्य समुदाय सेवा से जुड़े होते हैं। जैसे कि अल्पकालिक लक्ष्य, अल्पकालिक के बारे में बताया गया है। जो अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे काम, यानी कि आप इनको समझ सकते हैं दैनिक कार्यों को, घर के जो दैनिक कार्य होते हैं उनको पूरा करना, ये क्या है, अल्पकालिक लक्ष्य हैं। जो दीर्घकालिक लक्ष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं ये टाइम टेकन। जैसे मान लो आपको घर बनाना है, घर बनाने का लक्ष्य क्या होगा, दीर्घकालिक होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा आज और आज ही घर बन गया, नहीं। तो आप समय बहुत पहले सोचेंगे, उस पे आप प्लानिंग बनाएंगे। आपने दीर्घकालिक प्लान बनाया कि घर बनाना है तो उसके पहले आप प्लान बनाएंगे। प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे, तब जाके घर बनता है। क्या हो गया, दीर्घकालिक, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया। इसमें समय लग सकता है 1 वर्ष या उससे अधिक समय ले लेते हैं। लेकिन जो अल्पकालिक होते हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, यानी छोटे समय में पूरा किया जा सकता है।
व्यक्तिगत लक्ष्य जो होते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। जो व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं किससे जुड़े होते हैं? जो व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं वो शिक्षा से, लक्ष्य शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं। पारिवारिक लक्ष्य सुधार और सुरक्षा से, यानी कि सद्भाव जो पारिवारिक लक्ष्य में होता है, सद्भावना का, सुरक्षा का। आर्थिक लक्ष्य जो होते हैं वो बचत और निवेश से, और सामाजिक लक्ष्य समुदाय से जुड़े हो सकते हैं। लक्ष्य के प्रकार, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, लक्ष्य के क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है? अल्पकालिक लक्ष्य। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि जो अल्पकालिक लक्ष्य हैं वो तुरंत परिणाम चाहिए, यानी तुरंत परिणाम देने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि घर के दैनिक कार्य, घर के दैनिक कार्य आपने लक्ष्य बनाया कि हमें ये काम करना है, तो क्या होगा? तुरंत लक्ष्य, वो तुरंत मतलब वो जो लक्ष्य आपने बनाए तुरंत पूरे हो जाते हैं। जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य भविष्य में प्राप्त करने के लिए होते हैं, जिनमें विशाल योजनाएं प्रयास शामिल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था घर बनाना। घर बनाना क्या है? एक दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक लक्ष्य है। दीर्घकालिक लक्ष्य होता है घर बनाना। आपने बहुत पहले से सोचा, 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, प्लानिंग की, उसके बाद घर बनना होगा। ये क्या होगा? दीर्घकालिक लक्ष्य। दोनों प्रकार यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं? सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। जिससे जीवन को संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। कैसे काम करते हैं? जैसे कि आपने घर बनाया, आपने घर बनाने का सोचा, जो घर बनाने का आपने सोचा है ये क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य है। इसमें अल्पकालिक लक्ष्य कैसे काम कर सकता है? कैसे करेगा? जैसे कि आपने घर बनाने का सोचा, जैसे कि आपने क्या किया? घर बनाने का सोचा, उसमें आपने प्लानिंग की, पैसे इकट्ठे किए, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी की, तो क्या हो जाएगा? आपने दीर्घकालिक जो लक्ष्य बनाया है वो अल्पकालिक लक्ष्य पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि आपने घर बनाने का सोचा, ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, तो आपने पैसे इकट्ठे किए, आज डेली थोड़ा करेंगे, तो क्या होगा? अल्पकालिक लक्ष्य होगा। अल्पकालिक से ही दीर्घकालिक, दोनों बोथ साथ में काम करते हैं। जैसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, जिससे जीवन को सुसंगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हो गया? जैसे आपको मार्केट जाना है, दीर्घकालिक नहीं है, आप एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हैं कि आपको मार्केट जाना है, तो आप घर से निकलेंगे, तैयार होंगे, ऑटो लेंगे। ऑटो क्या हो गया? अल्पकालिक हो गया। दीर्घकालिक तक पहुंचने के लिए अल्पकालिक लक्ष्य जरूरी हैं। ऑटो आपने किया, मार्केट गए, तो क्या हुआ? अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य सामूहिक रूप से जब काम करते हैं, जिससे जीवन संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्य क्या होते हैं? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जैसे कि शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत विकास। पारिवारिक लक्ष्य परिवार के सदस्यों के सहयोग, सामंजस्य को बढ़ाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सामूहिक कल्याण क्या होता है? सामूहिक कल्याण लक्ष्यों में परिवार के स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिरता और भावनात्मक संतुलन शामिल होता है। आर्थिक और सामाजिक कैसे इफेक्ट डालते हैं लक्ष्य को? आर्थिक सामाजिक सामंजस्य विकास कैसे होता है? आर्थिक एक एक करके पढ़ते हैं। आर्थिक लक्ष्य जैसे कि बचत और निवेश, परिवार के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत बनाना आर्थिक में आ जाता है, मजबूत बनाने में सहायता करते हैं और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक लक्ष्य जैसे कि बचत, जैसे कि आपने बचत किया,
निवेश परिवार की वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और दीर्घकालिक जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उनको सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक लक्ष्य क्या होते हैं? सामाजिक लक्ष्य जैसे कि समुदाय सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी से परिवारों को अपने आसपास के लोगों के प्रति सहयोग बढ़ाने में मदद मिलती है। सामंजस्य विकास क्या होता है? सामंजस्य विकास क्या है? सामंजस्य और विकास के लक्ष्य परिवारों के लिए एक खुशहाल और सहायक जस्ट अ मिनट। सामंजस्य और विकास के लक्ष्यों परिवार के लिए एक खुशहाल और सहायक वातावरण बनाने में सहायता करते हैं। जस्ट अ मिनट। सामंजस्य और विकास से आप क्या समझते हैं? सामंजस्य और विकास के लक्ष्य परिवारों के लिए एक खुशहाल और सहायक वातावरण बनाने में सहायता करते हैं, जिससे सभी सदस्यों का विकास होता है। लक्ष्य और मूल्य का संबंध, यानी कि हम जो वैल्यू और गोल का आपस में संबंध क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य निर्धारण में मूल्य ये बताते हैं कि व्यक्ति और परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि मूल्य आपका बताएगा कि आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है। जबकि लक्ष्य उन महत्वपूर्ण बातों को प्राप्त करने की स्पष्ट दिशा देते हैं। इसलिए लक्ष्य हमेशा परिवार के मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। मूल्य लक्ष्य की प्राथमिकता, उद्देश्य और दिशा निर्धारित करते हैं। जब लक्ष्य मूल्यों के अनुरूप होते हैं, यानी कि जब आपके लक्ष्य मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तो परिवार के सदस्य उन्हें अधिक स्वेच्छा, सहयोग और निरंतरता के साथ पूरा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं कि यदि परिवार का मूल्य, यानी कि परिवार का जो मूल्य है वो क्या है, स्वस्थ है। जैसे कि स्वस्थ, मान लीजिए स्वस्थ क्या है, वैल्यू है फैमिली की, यानी किसी की फैमिली में क्या होगा, स्वस्थ। वैल्यू एग्जाम्पल दिया है कि वैल्यू को समझने के लिए स्वस्थ क्या है, परिवार का मूल्य स्वस्थ है, तो लक्ष्य क्या होगा हमारा। अगर आपका मूल्य जो है, आपका मूल्य क्या है, स्वस्थ है, स्वस्थ मूल्य है आपका, ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू हो गई स्वस्थ। फिर इसके बाद क्या होगा, तो लक्ष्य क्या होंगे, लक्ष्य आपका क्या, ये वैल्यू हो गई स्वस्थ, तो लक्ष्य क्या होगा, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन क्या हो गया, लक्ष्य हो गया हमारा पौष्टिक भोजन तैयार करना, नियमित व्यायाम करना और स्वस्थ जांच कराना हो सकता है। जैसे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू है आपका स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ है आपका, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, जो उसका लक्ष्य होगा वो पौष्टिक भोजन है, एक्सरसाइज है रेगुलर, उस पर डिपेंड करेगा। तो स्वस्थ क्या होता है, वैल्यू डिपेंड होती है। अगर आपकी जैसी वैल्यू होगी वैसा आपका गोल होना चाहिए। लक्ष्य और मानक का संबंध है, यानी कि जो गोल होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं उनका क्या आपसी संबंध है। गोल्स और स्टैंडर्ड, यानी कि गोल और स्टैंडर्ड का क्या है, गोल्स और स्टैंडर्ड्स के बीच आपस में संबंध क्या है, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि लक्ष्य बताते हैं कि परिवार क्या प्राप्त करना चाहता है,
लक्ष्य क्या बताएगा कि आपकी फैमिली क्या अचीव करना चाहती, क्या पाना चाहती, जबकि जो स्टैंडर्ड होगा, जो स्तर होगा, स्तर बताता है कि उस उपलब्धि को किस स्तर पर और किस मापदंड पर जांचा जाएगा। जैसे कि गोल क्या हो गया, गोल आपका बताएगा कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये लक्ष्य है। जबकि मानक, जबकि स्टैंडर्ड क्या बताएगा कि उस उपलब्धि को जो आप पाना चाहते हैं उसका स्तर किस मापदंड पर जांचा जाएगा। इसलिए मानक लक्ष्य को स्पष्ट, मापनीय और व्यवहारिक बनाते हैं। वे कार्य की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, समय, मात्रा और अपेक्षित परिणाम निर्धारित करते हैं। मानकों की सहायता से परिवार अपनी प्रगति की तुलना तय लक्ष्य से प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर योजना में सुधार कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, लक्ष्य है परिवार के खर्च को कम करना। जैसे कि क्या है, परिवार के खर्च को क्या है, कम करना, खर्च को कम करना। मानक हो सकता है हर महीने खर्च में 10% कमी लाना। जैसे कि हर महीने क्या करेंगे, आपका गोल है कि खर्च कम किया जाए, आपका गोल हो गया कि जो फैमिली में, परिवार में जो खर्चे हैं उनको कम करना। तो स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, हर महीने खर्च में 10% की कमी लाना और बजट की साप्ताहिक समीक्षा करना। इस प्रकार लक्ष्य दिशा देते हैं और मानक सफलता पाने का आधार प्रदान करते हैं। लक्ष्य क्या हो गए, आपका जो लक्ष्य है खर्च, मतलब कि जो फैमिली में खर्च हैं उनको कंट्रोल करना, कम करना। तो जो आपका स्टैंडर्ड होगा वो क्या बताएगा कि आप बजट बनाएंगे और आप ये तय करेंगे कि हर महीने में 10% क्या हो, 10% खर्चे में कमी की जाए। तो खर्चे में कमी की जाए, तो इस प्रकार लक्ष्य दिशा देते हैं, यानी कि लक्ष्य दिशा देते हैं और स्टैंडर्ड क्या करते हैं, सफलता मापने का आधार प्रदान करते हैं। स्तर क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या होता है, हमने जैसे वैल्यू पढ़ लिया, गोल पढ़ लिया, वैल्यू पढ़ ली, गोल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड क्या है, मानक जो होते हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको मानक भी बोल सकते हैं, और स्तर भी बोल सकते हैं। मानक वे स्पष्ट नियम, अपेक्षित स्तर या मापदंड हैं जिनसे यह तय किया जाता है कि कोई कार्य कितना अच्छा, सही और प्रभावी ढंग से किया गया है। गृह व्यवस्था में मानक परिवार को बताते हैं कि कार्य जो होता है किस प्रकार तय करना चाहिए। जो स्तर होते हैं ये परिवार को ये बताते हैं कि आप काम को किस प्रकार तय करेंगे, किस प्रकार तय करके लक्ष्य तक पहुँचेंगे, कितनी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए और कितना समय लगाना चाहिए। कौन तय करेगा, ये आपका स्तर तय करेगा और अपेक्षित परिणाम क्या होने चाहिए। उदाहरण के लिए स्वच्छ घर एक सामान्य लक्ष्य है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका स्वच्छ घर है एक सामान्य लक्ष्य है। ये क्या है, एक लक्ष्य है आपका, स्वच्छ घर होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य बन गया। फिर आपने क्या किया, समान लक्ष्य हो गया। लेकिन रसोई की सतहों को प्रतिदिन साफ करना और सप्ताह में एक बार गहरी सफाई करना एक स्पष्ट मानक है। अब ये आपका लक्ष्य बन गया कि घर साफ रहना चाहिए, लेकिन आप डेली सफाई करेंगे या साप्ताहिक सफाई करेंगे। जो साप्ताहिक सफाई होती है, डेली सफाई होती है, मासिक होती है, वार्षिक होती है, इसके अनुसार आप जो सफाई करेंगे, ये क्या हैं, ये आपके मानक हैं। जो घर जो है स्वस्थ घर, मतलब स्वच्छ घर आपका लक्ष्य हो गया। लेकिन जो सफाई, उस पर आप जो सफाई करेंगे, चाहे साप्ताहिक हो, मासिक हो, वो आपका सफाई क्या हो गया, सफाई आपका स्तर हो गया। स्तर हो गया, यानी कि मानक कह सकते हैं या स्टैंडर्ड कह सकते हैं।
मानक कार्यों को मानक जो होते हैं कार्यों में निरंतर लाते हैं, यानी कि आप डेली सफाई करेंगे, साप्ताहिक करेंगे, जो भी आप सफाई करेंगे, क्या काम करेंगे, डेली कामों में निरंतरता आएगी। और गलतियों को कम करने में, यानी कि गलतियां आप कम करेंगे और लक्ष्यों की प्रगति को मापने में सहायता करेंगे। स्तर यानी कि मानक जो होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है। मानक वे निश्चित स्तर हैं, नियम और मापदंड जिनके आधार पर किसी कार्य, प्रक्रिया या परिणामों की गुणवत्ता और सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये निकिल एंड डार्सी के अकॉर्डिंग है। ये स्पष्ट करते हैं कि कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए, कितना अच्छा परिणाम अपेक्षित है, उपलब्धि को किस आधार पर मापा जाएगा। गृह व्यवस्था में मानक समय, स्वच्छता और सुरक्षा, मात्रा, गुणवत्ता और कार्यकुशलता से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्वच्छ रसोई का सामान्य उपेक्षा है कि जबकि रसोई की सतहों को प्रतिदिन साफ करना, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा, भोजन को ढककर रखना चाहिए। आपने लक्ष्य बनाया है, आपका क्या है, आपका लक्ष्य है कि स्वच्छ रसोई होनी चाहिए आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य हो गया। आपका लक्ष्य क्या है कि आपका स्वच्छ रसोई होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सफाई करेंगे, भोजन को ढककर रखेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। सारी चीज़ें क्या हैं, ये आ जाएंगी आपका स्टैंडर्ड में, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में आ जाएंगी। तो इस प्रकार मानक जो होते हैं अपेक्षित प्रदर्शन और वास्तविक परिणाम के बीच तुलना करने में सहायता प्रदान करते हैं। जो स्तर होते हैं, जस्ट अ मिनट, स्तर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, गुणवत्ता मानक और प्रोसेस के अनुसार आउटकम यानी कि परिणाम मानक, प्रक्रिया मानक और गुणवत्ता मानक, यानी गुणवत्ता स्तर, प्रक्रिया स्तर और परिणाम स्तर। जो गुणवत्ता होते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, गुणवत्ता मानक वस्तु या सेवा की गुणवत्ता को मापते हैं। यानी कि जो गुणवत्ता मानक होते हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे होते हैं, वो वस्तु या सेवा की क्वालिटी को मापते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद उपभोक्ता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं कि नहीं। जैसे कि गुणवत्ता मानक क्या होते हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, ये सेवा की क्वालिटी को मापते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो उत्पाद किया गया है, जो हमने बेचा है, वो उपभोक्ता उससे संतुष्ट है या नहीं है। जो प्रोसेस स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, प्रक्रिया मानक कार्यों प्रक्रिया मानक कार्यों और तरीकों के लिए होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रियाएं प्रभावी और कुशलतापूर्वक संचालित हुई हैं या नहीं। यानी कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये तय करता है कि जो आप तरीकों को, यानी प्रक्रिया जो मानक और कार्य और तरीकों के लिए होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रक्रियाएं प्रभावी और कुशलतापूर्वक संचालित हो रही हैं या नहीं। परिणाम मानक क्या होते हैं, आउटकम क्या होता है, जैसे परिवार मानक अंतिम परिणाम होते हैं, यानी कि जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो आखिरी है। जैसे कि हमने समझा था, जो लक्ष्य होता है क्या होता है, आखिरी बिंदु होता है, इसी बिंदु तक मनुष्य पहुंचता है, ये व्यक्ति के पहुंचने का आखिरी बिंदु होता है। इसी तरह जो परिणाम होते हैं आउटकम स्टैंडर्ड होते हैं, जो परिणाम मानक अंतिम परिणाम के लिए होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। प्रदर्शन मानक क्या होते हैं, ये गुणवत्ता और प्रभावशीलता,
दक्षता क्या होती है, प्रभावशीलता क्या होती है और निरंतरता क्या होती है। प्रदर्शन यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है उसकी दक्षता, प्रभावशीलता और निरंतरता से आप क्या समझते हैं। प्रदर्शन होते हैं मानक कार्यकुशलता को मापने के लिए, यानी कि जो आप स्टैंडर्ड है, जो स्तर है आपका काम करने का, ये मनुष्य की क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन मानक कार्यकुशलता, यानी कि जो आप जो कार्यकुशलता को मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। ये मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्य और प्रक्रियाएं प्रभावशाली कुशलतापूर्वक संपन्न हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। प्रभावशीलता क्या है स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड की प्रभावशीलता क्या है। जो प्रदर्शन मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि परिणाम वांछित लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या मानक कार्यों की सफलता और गुणवत्ता को मापने में मदद करते हैं। निरंतरता क्या होती है, जो निरंतरता होती है, प्रदर्शन जो होता है, यानी कि मानक निरंतरता को भी मापते हैं, जो यह पुष्टि करता है कि कार्य समय समय पर समान स्तर की गुणवत्ता और दक्षता के साथ पूरे हो रहे हैं या नहीं। मानक चयन के मानदंड ये क्या होते हैं, मानकों को प्रभावी चयन क्या होते हैं, स्पष्टता और मापन योग, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। स्पष्टता ये सुनिश्चित करती है कि मानक समझना आसान हो। जब मानक यानी जो स्तर स्पष्ट होने चाहिए, अगर आपका गोल, जैसे ये क्या किस पे डिपेंड करेगा, ये गोल पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका गोल स्पष्ट है तो मानक भी जो स्तर होते हैं वो भी स्पष्ट होंगे, तो आपके गोल को स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उपयोगकर्ता क्या होगा, उन्हें सही तरीके से लागू कर सकेगा अगर आपका गोल स्पष्ट होगा, जो प्रक्रिया को सरल बनाएगा और गलतफहमी को कम करेगा। यानी कि अगर गोल आपका स्पष्ट है तो जो स्तर होगा वो भी स्पष्ट होना चाहिए और गलतफहमियां कम हो जाएंगी। मापन योग्यता से तात्पर्य यह है कि जो स्तर को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि उनकी प्रगति, सफलता को मापा जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि जो मानक होते हैं प्रभावी और उनके अनुसार सुधार की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके। यानी कि कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि जो गोल है, जो गोल आप बनाएं वो स्पष्ट होना चाहिए। मानक चुनने के अन्य मानदंड कौन कौन से, यानी कि स्तर जो आप चुन रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसके अन्य मानदंड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्वीकार्यता, लागत प्रभावशीलता। मानक चयन के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, तो स्वीकार्यता है और लागत प्रभावशीलता है। मानक की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है। जब मानक स्वीकार कर लेते हैं यानी स्वीकार होते हैं तो सभी संबंधित पक्षों द्वारा अपनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य एक समान दिशा में आगे बढ़ें और प्रभावशाली परिणाम की दिशा में कार्य करें। जैसे कि जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड होगा, क्या होगा कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो मानक होते हैं, मानक स्वीकार होते हैं तो वो सभी संबंधित जो पक्ष होते हैं, पक्षों द्वारा अपनाए लिए जाते हैं। जैसे कि आपका गोल क्या होगा, गोल स्पष्ट होगा, आपको मतलब करना है कि मुझे ये पाना है, ये अचीव करना है। तो जो भी आपके अकेले तो आप कर नहीं लेंगे, अकेले चीज़ें नहीं होती ना, तो आपको समाज के लोगों की और चीज़ों की, संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपसे जुड़े लोग हैं, आपके गोल में, लक्ष्य में जो काम कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, उनको भी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर होंगी। वो हो गए आपके मानक, यानी कि स्तर है आपका। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य क्या हैं, सभी सदस्य एक समान दिशा में आगे बढ़ें और प्रभावशीलता परिणामों की दिशा को स्वीकार करें। यानी कि आपका जैसे गोल स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, स्तर जो होगा वो भी होगा।
जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो चीज़ों को आप अकेले नहीं, आपको लोगों को साथ की सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वो आपके साथ पूरी हेल्प करेंगे और परिणामों की जो दिशा में कार्य कर सकेंगे। यानी जो प्रभावशाली परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो प्रभावशाली हो सकते हैं आपके रिजल्ट। लागत प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं? मानक को लागत प्रभावी होना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि मानकों का जो पालन आर्थिक रूप से संभव हो और संसाधनों का विवेकपूर्ण, जो संसाधन हैं, जो भी संसाधन का आप यूज कर रहे हैं, उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति न केवल संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता जो न केवल संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता में भी मदद करती है, बल्कि दक्षता को भी बढ़ाती है। मूल्य, लक्ष्य और मानक। मूल्य, लक्ष्य, मानक क्या होते हैं, एक साथ समझ लेते हैं। जैसे कि बताया, जो मूल्य होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो मूल्य होता है, क्या होता है? मूल्य आपके जो मूल्य होते हैं वो लक्ष्य और स्तर, जो मूल्य होता है वो मूल्य जो होता है लक्ष्य और स्तर को प्रभावित करता है। मूल्य पे ही डिपेंड करता है आपका लक्ष्य कैसा होगा और आपका स्तर कैसा होगा। मूल्य, लक्ष्य और मानक एक क्रमबद्ध प्रक्रिया बनाते हैं। जो मूल्य है, लक्ष्य है और स्तर है, ये क्या होता है? एक क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं। मूल्य बताते हैं कि परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो मूल्य होते हैं ये क्या बताते हैं कि आपकी फैमिली के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उन्हीं मूल्यों के आधार पर लक्ष्य चुने जाते हैं। आपके मूल्य आपके परिवार में बताया कि परिवार के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपके लक्ष्य हैं। उन्हीं मूल्यों के आधार पर लक्ष्य चुने जाते हैं। उन्हीं मूल्यों के आधार पर आप अपने लक्ष्य डिसाइड करेंगे। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो मानक, यानी कि जो आपने अपने मूल्य के अकॉर्डिंग लक्ष्य चुने, अब लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपका स्तर होगा। पूरा करने के लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे। फिर मानकों की, यानी मानक मतलब आप स्तर समझ लीजिए कि मानक को स्तर भी कहते हैं, सहायता से प्रगति मापी जाती है और आवश्यकता होने पर लक्ष्य और कार्य योजना में सुधार किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल समझा था कि जो स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, पौष्टिक भोजन का लक्ष्य, संतुलित आहार का मानक। जैसे कि मूल्य क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था, जैसे कि मूल्य ये क्या है, ये हमारा है स्वास्थ्य, ये आप स्वस्थ हो गया। और जो लक्ष्य हमारा क्या है, पौष्टिक भोजन हो गया, पौष्टिक भोजन। और स्तर क्या है, स्तर संतुलित आहार, ऐसे आप समझ सकते हैं, संतुलित आहार, लिख देते हैं संतुलित आहार, समझ सकते हैं। जो मूल्य है आपका वो स्वस्थ, और जो लक्ष्य आपका बना पौष्टिक मूल्य, कि आपको पौष्टिक मूल्य खाना है, मतलब पौष्टिक भोजन लेना है। और फिर स्तर क्या बना, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। मूल्य और लक्ष्य का संबंध। मूल्य बताते हैं कि व्यक्ति और परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, जबकि लक्ष्य जो होते हैं, लक्ष्य उन महत्वपूर्ण बातों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए मूल्य होते हैं, मूल्य लक्ष्य की दिशा, प्राथमिकता और उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जब लक्ष्य परिवार के मूल्यों के अनुरूप होते हैं तो परिवार के सदस्य उन्हें अधिक रुचि और सहयोग के साथ पूरा करते हैं। एग्जाम्पल, यदि परिवार के मूल्य स्वस्थ है तो उसका, जैसे अभी हमने समझा, पौष्टिक मूल्य क्या हो जाएगा, उसका लक्ष्य क्या हो जाएगा, पौष्टिक भोजन। और जो स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्तर हो जाएगा, वो व्यायाम हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज हो जाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी, स्वास्थ्य जांच कराना हो सकता है। इस प्रकार मूल्य क्या महत्वपूर्ण है बताते हैं, लक्ष्य क्या प्राप्त करना है,
स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो इस प्रकार का मूल्य बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू बताएगी कि क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए, और लक्ष्य बताते हैं कि क्या आपको प्राप्त करना है, और जो स्टैंडर्ड बताते हैं स्पष्ट करते हैं चीज़ों को। लक्ष्य और स्तर का संबंध है। लक्ष्य और स्तर का क्या संबंध हो सकता है? लक्ष्य बताते हैं कि परिवार क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं या स्तर होते हैं, ये बताते हैं कि उस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए कितना अच्छा परिणाम और कौन सा स्तर आवश्यक होता है। मानक जो होते हैं यानी कि जो स्तर होते हैं, लक्ष्य को स्पष्ट और मापनीय बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, वे गुणवत्ता, मात्रा, समय और कार्य विधि के लिए अपेक्षाएं तय करते हैं। इसके बाद वास्तविक परिणाम की तुलना मानक से की जाती है, यानी कि जो रिजल्ट आया उसकी कंपेयर आप किससे करेंगे? स्तर से की जाती है। यदि अंतर हो तो परिवार अपनी योजना या कार्यविधि में सुधार कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, लक्ष्य है मासिक मासिक आय है, मासिक बचत बढ़ाना। मासिक बचत बढ़ाना मानक है, यानी कि जो मासिक बचत बढ़ाना क्या है? आपका स्तर है। हर महीने आय का कम से कम आप 10% बचाना और खर्च की साप्ताहिक समीक्षा करना। इस प्रकार लक्ष्य दिशा देते हैं और मानक सफलता पाने का आधार देते हैं। यानी कि जो लक्ष्य होंगे वो दिशा निर्धारित करते हैं, और जो आपका स्तर होगा वो सफलता मापने का आधार देते हैं। जो वैल्यू होती है, मूल्य होते हैं, और जो स्टैंडर्ड होते हैं उनका आपसी संबंध कैसा होता है। मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, जबकि मानक यह बताते हैं कि मूल्यों को व्यवहार में किस स्तर और तरीके से लागू किया जाएगा। इसलिए मानक परिवार के मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। जो मानक होते हैं मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। मूल्य मानकों का उद्देश्य और दिशा तय करते हैं। मानक उन मूल्यों को दैनिक कार्यों में बदलने के लिए स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं यानी कि अपेक्षाएं देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, यदि परिवार का मूल्य स्वच्छता और स्वस्थ है तो संबंधित मानक क्या होंगे? यानी कि जैसे आपका गोल है आपका स्वस्थ मतलब जो हेल्थ है वो हेल्दी रहे, जो स्वास्थ्य है आपका वो आपका गोल हो गया। स्तर क्या होगा? स्तर जो होगा, स्तर क्या होगी कि आपके जैसे हेल्दी फूड हो गया, डेली की एक्सरसाइज हो गई, ये आपका स्तर हो गया है। भोजन को ढककर रखना, कचरे का सामान, ये चीज़ें आ गई हैं सफाई में। जैसे आपकी स्वच्छता वाली रसोई वाली हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपका मूल्य क्या है? स्वच्छता और स्वस्थ, तो संबंधित मानक होंगे कि रसोई की सतहों को प्रतिदिन साफ करें, भोजन को ढककर रखें, कचरे को समय पर अलग करना। इस प्रकार जो मूल्य जो होते हैं क्यों बताते हैं, मानक बताते हैं कैसे करना है, और स्तर बताते हैं किस स्तर पर काम करना है। जैसे कि मूल्य क्या बताएंगे? जो वैल्यू होते हैं, वैल्यू बताते हैं क्यों पर काम करता है, और जो लक्ष्य होते हैं मूल्य बताते हैं क्यों बताते हैं, और मानक कैसे काम करना है। जो स्तर होता है हमारा, स्तर बताता है कैसे काम करना है। कैसे तथा किस पर काम करना है। वैल्यू बताते हैं कि क्यों, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, और मतलब स्तर होगा, स्टैंडर्ड होगा, मानक कह सकते हैं, वो बताएगा कैसे किस प्रकार किया जाना चाहिए। संयुक्त प्रभाव, मूल्य, लक्ष्य और मानक एक साथ एक बार समरी रूप में पढ़ लेते हैं कि मूल्य, लक्ष्य और मानक गृह व्यवस्था के तीनों जुड़े हुए तत्व होते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि तीनों आपस में जुड़े होते हैं। मूल्य परिवार की प्राथमिकताओं और दिशा तय करते हैं। वे बताते हैं कि परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। लक्ष्य मूल्यों को मापन मतलब मूल्यों को जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट परिणाम निर्धारित करते हैं।
वे बताते हैं कि क्या हासिल करना है, और जो स्तर होते हैं बताते हैं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य किस गुणवत्तापूर्वक और समय पर, यानी कि स्तर बताएगा कि जो कार्य है, कार्य की क्वालिटी, समय और तरीके से किया जाना चाहिए। वे सफलता मापने का आधार देते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने समझा है, उत्प्रेरकों का महत्व क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो मूल्य, लक्ष्य और जो स्टैंडर्ड होते हैं गृह व्यवस्था को दिशा देते हैं। होम मैनेजमेंट में जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं जैसे कि वैल्यू, गोल, स्टैंडर्ड, वो क्या देते हैं, वो गृह व्यवस्था को दिशा देते हैं और उद्देश्य और मापने का आधार देते हैं। जो मूल्य होते हैं परिवार की प्राथमिकताएं तय करते हैं और बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। लक्ष्य इन प्राथमिकताओं को स्पष्ट उपलब्धियों में बदलते हैं और बताते हैं कि परिवार क्या प्राप्त करना चाहता है। जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड ये निर्धारित करते हैं कि जो कार्य होता है, जो कार्य किस गुणवत्तापूर्वक, समय और तरीके से किया जाना चाहिए। जिम्मेदारियां अस्पष्ट रहती हैं, संसाधनों का अपव्यय जो होता है हो सकता है और परिवार की दिनचर्या असंगठित हो सकती है। इनके समन्वय से कार्य में स्पष्टता, निरंतरता और सहयोग और बेहतर परिणाम आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देके अभी हमने समझा था कि जो स्वस्थ होता है, स्वस्थ हमारा मूल्य है, लक्ष्य हमारा पौष्टिक भोजन है और नियमित व्यायाम हमारा स्टैंडर्ड है। मूल्य, लक्ष्य और मानक का समन्वय जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं, उत्प्रेरक तत्वों का विकास के चरण, प्रारंभिक चरण में परिवार अपनी आवश्यकताओं को पहचान कर, जो प्रारंभिक चरण होता है, पहला स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कि फैमिली यानी कि परिवार अपनी आवश्यकताओं को पहचान कर मूल, लक्ष्य और मानकों को प्रारंभिक सूची बनाते हैं। मध्य चरण में क्या होता है कि यानी कि सेकेंड स्टेज में अनुभव, शिक्षा और बदलती परिस्थितियों के आधार पर इनका पुनः मूल्यांकन और संशोधन किया जाता है। लास्ट चरण में परिवार की सांस्कृतिक और दैनिक निर्णयों के स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। नियमित समीक्षा से परिवार नए अवसरों और चुनौतियों के लिए अनुकूल कर पाता है। उत्प्रेरक के प्रभाव के कारक क्या हो सकते हैं, जो हमारे जो उत्प्रेरक तत्व हैं। सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो संस्कृति होती, कल्चर होता है हमारा, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो कल्चर होता है, कल्चर भी डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक मतलब कि वैल्यू, जो वैल्यू होगा कल्चर पे भी डिपेंड करेगा। आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से हैं, किस संस्कृति है आपकी, जो मतलब जो वो कास्ट होती है, जातिवाद भी इस पर फर्क डालता है, और लिंग है आपका, वो भी फर्क पड़ता है। यह तय करती है कि विभिन्न जो आपके मूल्य होंगे, लक्ष्य और मानक कैसे बनते हैं, कैसे विकसित करते हैं। जो सामाजिक मानदंड, परंपराएं और आचार व्यवहार सभी एक परिवार की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संस्कृति मतलब हम लोग समझ लिए, एजुकेशन कैसे उत्प्रेरक तत्वों पर प्रभाव डालती है। जो एजुकेशन होती है वो कैसे प्रभाव डालती है। शिक्षा भी उत्प्रेरक को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। कैसे, जैसे ज्ञान और समझ प्रदान करती है। जो एजुकेशन है वो ज्ञान और समझ प्रदान करती है, जिससे परिवार अपने मूल्यों, लक्ष्यों और मानकों को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकता है। एक निश्चित परिवार
अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय ले सकता है और अपने गृह प्रबंधन को सफल बना सकता है। यानी कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है, जो एक शिक्षित एजुकेशन फैमिली है, वो अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लेगा और गृह प्रबंधन को सफल बनाने में जो उत्प्रेरक का एक बार हम लोग इसका मूल्यांकन समझ लेते हैं। मूल्यांकन क्या है इसके? जो नियमित मूल्यांकन से घर के प्रबंधन के उत्प्रेरकों को प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। यह आवश्यक सुधारों की पहचान करने की, भविष्य की योजनाओं की दिशा देने में मदद करता है। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जस्ट अ मिनट। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्कर के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि पार्कर हैं, पार्कर के अनुसार मूल्यों का निर्धारण कितने तरीके से किया जाता है। यानी मूल्यों का इसको लिख लीजिए आप एक बार। मूल्यों का निर्धारण कितने स्टेप होते हैं, पार्कर ने कितने बताए हैं, एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आराम, इसके आप स्टेज याद कर लीजिए। आराम है, स्वस्थ है, ये मूल्यों का निर्धारण करते हैं। ये चीज़ें बताई हैं किसने? पार्कर ने। इच्छाएं, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, इधर लिख लेते हैं। खेल, कला और धर्म, ये सारे हैं। खेल क्या क्या बताया है? आराम, स्वस्थ, इच्छाएं, प्रेम। ये किस प्रकार, मतलब आराम और जो हेल्थ है आपकी, जो इच्छा है, प्रेम है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, खेल हो गई, कला हो गई, धर्म हो गई, क्या हो गया? मूल्यों का निर्धारण करते हैं। किसके अकॉर्डिंग है? पार्कर के अकॉर्डिंग है। फिर लास्ट में क्या हुआ है? पहले इन्होंने इतने तत्व बताए थे, फिर इन्होंने, यहाँ समझ लेते हैं, फिर इन्होंने जो पार्कर ने है लास्ट में क्या किया? पार्कर ने जो मूल्य के जो स्टेप बताए हैं वो 2 कर दिए हैं, 2 भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से? क्रियात्मक और एक हो गई है क्रियात्मक और कल्पनात्मक। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। पार्कर के अकॉर्डिंग है। पार्कर के अकॉर्डिंग जो मूल्य हैं, मूल्य के निर्धारण करने के तत्व कौन कौन से होते हैं, अभी साथ हमने जो लिखाए हैं वो याद कर लीजिए। लेकिन अभी पार्कर ने पहले जो थे, पार्कर ने क्या किया है कि मूल्यों का निर्धारण, आप मूल्यों को निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डाल सकती हैं। तो आराम है, स्वास्थ्य है, इच्छा है, प्रेम है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, तकनीकी स्वास्थ्य है, खेल है और कला है, धर्म है। फिर बाद में पार्कर ने क्या किया है कि जो बाद में पार्कर ने मूल्यों को क्या किया है? 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक क्रियात्मक, एक कल्पनात्मक। मूल्य प्रभावित कर सकते हैं मूल्यों को। यानी कि पार्कर ने मूल्यों को लास्ट में 2 स्टेजों में बांट दिया है, एक क्रियात्मक, एक कल्पनात्मक।
आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। जैसे कि गृह प्रबंध में, यानी कि गृह प्रबंध जो होता है, गृह प्रबंध में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कि जो गृह प्रबंध के स्टेप कौन कौन से होते हैं अभी हमने सारे पढ़े हैं कि नियोजन, क्रियान्वयन होता है, और संगठन क्या होता है, संगठन, और कंट्रोलिंग, और एक में हमने वो पढ़ा था मूल्यांकन पढ़ा था, मूल्यांकन पढ़ा। मूल्यांकन सबसे पहले हमने पढ़ा था, मूल्यांकन की सारी चीज़ें पढ़ी, एक एक सारी चीज़ें जितने भी हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, रिसोर्स क्या होते हैं, और वर्क सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। मतलब इतने टॉपिक हमारे होम मैनेजमेंट के कवर हो चुके हैं। मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन होता है, पार्कर के अकॉर्डिंग जो मूल्य होते हैं, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। पार्कर के अनुसार जो अगर पहले मूल्य पूछा जाए, जो पार्कर के अकॉर्डिंग लेटेस्ट में बाद में उन्होंने मूल्यों को दो भागों में विभाजित कर दिए, एक क्रियात्मक एक कल्पनात्मक। लेकिन जो पार्कर 2 थे, आप ऐसे याद कर लीजिए कि पार्कर 1 पार्कर 2, जो पार्कर 2 थे उन्होंने जो मूल्य थे उनको 7 बताए थे। तो कितने हम लोगों ने पढ़े हैं, एक आराम, स्वस्थ, इच्छाएं, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, खेल, कला, धर्म। ये क्या है, मूल्यों को निर्धारण करते हैं, ये निर्धारण करने वाले तत्व होते हैं। फिर बाद में पार्कर ने मूल्यों को जो होते हैं दो भागों में बांट दिया है, एक क्रियात्मक एक कल्पनात्मक। आप इतना याद रखिए। हम लोगों ने जो होम मैनेजमेंट में है नियोजन, होम मैनेजमेंट के जो स्टेप हैं नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, कंट्रोलिंग, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ों डिस्क्राइब कर चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ चुके हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन सा होता है, संगठन क्या होता है, नियोजन क्या होता है, जो क्रियान्वयन होता है ये क्या होता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम लोगों की लगभग चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आज हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, आज चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आप जितना भी शुरू से कराया गया है एक बार देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, चीज़ों को लिखते चलिए। सारे जो नोट्स हैं PDF जो सारा है वो मैं भेज दूंगी, तो आप उसका प्रिंटेबल फॉर्म पे जो प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राइटर्स के नाम लिख लिए, डेफिनीसन पूछी जाती है कि कौन सी डेफिनीसन किसने दी है वो आप लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, ईयर लिख लीजिए, चीज़ें 1 लाइनर के नोट्स बनाते चलिए तो इजी रहेगा पढ़ने में। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। मूल्य क्या होते हैं, वैल्यू क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किस प्रकार ये मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जो मूल्य होते हैं, मूल्य किस प्रकार डिपेंड होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्टैंडर्ड एक साथ कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें लिखते चलिए। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी एक दो जो टॉपिक हैं उसमें हम लोग जल्दी से उसको कवर करके नोट्स आपको भेज देंगे, तो आप चीज़ों को साथ के साथ रिवाइज करते चलिए। डेली पढ़िए, डेली रिवाइज ज़रूर करिए, डेली जितना भी पढ़िए डेली रिवाइज करिए, और TGT PGT की एक सीट आप अपने लिए रिजर्व कर लीजिए। तो अभी से बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और डेली पढ़िए, डेली जितना भी पढ़ें आप उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जितनी बार रिवाइज चीज़ों को करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आप जो चीज़ें हैं उनको समझिए, और अपनी हैंड राइटिंग से वन नोट्स, मतलब कि 1 लाइनर के नोट्स ज़रूर बनाइए। जो नोट्स हैं 1 लाइनर के नोट्स होने चाहिए। आप समरी निकाल, उसका जो प्रिंटेबल है सारा निकाल लीजिए, उसको भी 1 लाइन में लिखिए। 1 लाइन पे आप चीज़ों को समझ के उसको 1 लाइन पे आपको लिखना है। इतना आप कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प रहेगी। हम लोग PYQ भी डेली थोड़े थोड़े सॉल्व करते रहेंगे, उनसे भी चीज़ें हमारी काफ़ी क्लियर हो रही हैं। तो आप वो भी नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप एक बार मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 4-5 घंटे ये सारी चीज़ें देखने का नहीं है। आप
1 घंटा पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन आप उस 1-2 घंटे में जितना भी पढ़ाए हैं उसको आपको रिवीजन ज़रूर करना है। आप रिवीजन करिए चीज़ों को, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे, अच्छी लगी होंगी। तो एक बार वैल्यू, स्टैंडर्ड, मूल्य कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है, क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन इसका क्या है पार्कर के अनुसार, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। आई होप आज की चीज़ें अच्छी लगी होंगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।